हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए पर्यावरण इन्वायरमेंट से संबंधित ये महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में 100 क्वेश्चनों का हम कवर करेंगे जो आगामी 28 नवंबर यूपी टेट 15 दिसंबर के बाद जो सी टेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं उसमें ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 1 से 5 तक का जो पेपर है टेट का उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आइए, हमारा पहला प्रश्न है, नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। तो दोस्तों, नगरों में जो पर्यावरण असंतुलन होता है वो होता है मल निकासी से, आवासीय समस्या से एवं जलाऊ लकड़ी से। आवासीय मल निकासी तो आपको पता ही है। आवासीय समस्या क्या होती है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उससे उससे जो है रहने की जो आवासों की कमी हो रही है। तो उसमें लोग बाग क्या करते हैं, वो वनों को काटते हैं और अपना आवास या मकान बना लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जलाऊ लकड़ी की, कस्बों और गांव में देखा गया है कि ईंधन की जरूरत के लिए वो क्या करते हैं, जो वनों को काट कर लकड़ी से वनों को नुकसान न बनाने के लिए उन लकड़ियों का यूज़ करते हैं, जिससे वनों का कटाव होता है और पर्यावरण का जो है असंतुलित बना रहता है। बात कर लेते हैं पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची, मतलब पर्यावरण ह्रास को अन्य के नामों से जाना जाता है। तो पर्यावरण ह्रास को जो जाना जाता है पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण निम्नीकरण और पर्यावरण अपकर्षण के नाम से इसके 3 पर्यायवाची हैं। इन नामों से इसको क्वेश्चन है, पर्यावरण ह्रास होता है। हाँ जी, पर्यावरण ह्रास किस कारण होता है? तो पर्यावरण ह्रास जो होता है प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा से एवं पर्यावरण आपात से। हाँ जी, पर्यावरण आघात से दोस्तों, पर्यावरण आघात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है असंतुलित। हाँ जी, क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर जो पर्यावरण रहता है मरुस्थलीकरण में वो असंतुलित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरणीय संरक्षण का अभिप्राय है। पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय क्या है? तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ही हमारा क्या है, पर्यावरण संरक्षण है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है। पर्यावरण का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? तो पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है परिस्थितिकी कारक। क्या कहलाता है दोस्तों? परिस्थितिकी कारक कहलाता है पर्यावरण का प्रत्येक भाग। हमारा पारिस्थितिक तंत्र किससे मिलकर बना है या किससे मिलकर बनता है? तो पारिस्थितिक तंत्र जो मिलकर बनता है वो जीव समुदाय और उसके निर्जीवी घटक से मिलकर बनता है। जीवी समुदाय और उसके निर्जीवी घटक से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों, पारिस्थितिक जो विज्ञान केंद्र है वो है पुणे कहाँ है? पुणे है महाराष्ट्र में, मुरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है। तो डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत जो आधारित है वो है उत्परिवर्तन पर। किस पर है दोस्तों? उत्परिवर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, परिस्थितिकम शब्द को परिभाषित करने वाले जो पर्यावरणविद या वैज्ञानिक थे वो कौन थे? तो वो थे एर्नस्ट हैक्ले। पर्यावरण जो शब्द दिया है, परिस्थितिक तंत्र का जो परिस्थिति जो शब्द दिया है वो किसने दिया है? एर्नस्ट हैक्ले ने दिया है। नेक्स्ट है, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की शाब्दिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो भारत में जो शाब्दिक विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है पश्चिमी घाट पर। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट पर। आवास के जैविक घटक हैं। हाँ जी, आवास के जैविक घटक हैं समस्त जीव, जितने भी जीव हैं वो आवास के जैविक घटक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुगला एवं भैंसों का अन्योन्याश्रय संबंध क्या कहलाता है? तो ये संबंध कहलाता है दोस्तों सहभागिता। क्या कहलाता है? सहभागिता। ये क्या कहलाता है? सहभागिता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी आवास में सफल जीवन यापन करने हेतु उपयुक्त लक्षण कौन से हैं? तो किसी भी आवास में सफल जीवन यापन करने हेतु उपयुक्त लक्षण है अनुकूलन। परिस्थिति के अनुकूल जहाँ भी रहेंगे तो वहाँ पे सफल जीवन यापन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 15, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा जो कहलाता है वो कहलाता है एपीफाइट। हाँ दोस्तों, क्या कहलाता है? पौधे के ऊपर पौधा जब उग जाता है तो उस पौधे को कहते हैं एपीफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। हाँ जी, कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जो पद्धति कब से शुरू गई थी, तो 1972 से की गई थी। कभी कभी पूछ लेते हैं कब से मनाना शुरू किया गया था। 1972 से शुरुआत की थी और 1973 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं उन्हें जाना जाता है एब्रोजिन्स। किस नाम से जाना था? एब्रोजिन्स नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन था ये 6 जनवरी 2019 में जो सुपर टैट की परीक्षा हुई थी 69,000 भर्ती के लिए, उसमें आया था इस तरह का क्वेश्चन। एक्सिमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ़ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? तो जो टुंड्रा प्रदेश में व्यक्ति रहते हैं और वो अपना आवास बनाते हैं, घर बनाते हैं, उन्हें कहते हैं इग्लू। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि इग्लू में वो लोग रहते हैं वो इतनी ठंड में कैसे रह पाते हैं या किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो जब इग्लू के घरों में वो लोग रहते हैं तो वो पशुओं की चर्बी जला कर रहते हैं, जिससे उनके घरों में गर्मी पैदा रहती है और उनको ठंड से बचाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास स्थान या ग्रह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ट्यूपिक। हाँ दोस्तों, क्या कहलाता है? ट्यूपिक कहलाता है। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे क्वेश्चन है हमारा 20, ऐसा जीव संबंध जिसमें संबंधित जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं क्या कहलाता है? तो जिसमें परस्पर जीव लाभान्वित होते हैं वो कहलाता है सहोपकारिता। क्या कहलाता है? सहोपकारिता वो कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? सहोपकारिता, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पाइरो गायरा हाइड्रिला एवं यूलोथ्रिक्स क्या कहलाता है? तो क्या किस तरह के पौधे कहलाते हैं? तो कहलाते हैं जलोर्ध। कैसे पौधे कहलाते हैं? जलोर्ध पौधे कहलाते हैं। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो अम्ल वर्षा में जो मुख्यतः अम्ल उपस्थित होता है उसे जो हम कहते हैं उसे कहते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन नदियों को हम जो कहते हैं सदाबहारी नदी कहते हैं। बर्फ़ आता रहता है, पानी चलता रहता है, तो कहते हैं हिमानी नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं अपर्दन। क्या कहते हैं? अपर्दन इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं वितरिका। क्या कहते हैं? ये नदी का विभाजित होना क्या कहलाता है दोस्तों? वितरिका। वितरित करना या वितरिका कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं? तो ऊंचे उठे शैलीय तटों को कहते हैं समुद्र भंगु। क्या कहते हैं दोस्तों? समुद्र भंगु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 29, महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? तो महासागरों की जो औसत लवणता होती है वो होती है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। कितनी होती है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर पूछने लगे दोस्तों कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो बस कुछ नहीं करना, पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है उसे ठीक से याद रखना। वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, एक महीना आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 सॉरी। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को क्या कहते हैं? या सबसे बड़े ज्वार को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वर्त ज्वार। और आपको पता होगा जब ये सभी एक सीध में होते हैं तो पूर्णिमा को क्या होता है? पूर्णिमा का होता है चंद्र ग्रहण और अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण। ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभी। मछली पकड़ने में मदद करते हैं। हाँ जी, क्या मदद करते हैं? तो उच्च ज्वार, जो हमारे उच्च ज्वार उठते हैं ये क्या करते हैं? मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं मछुआरों की। जो नीचे तली में मछलियाँ रहती है और जब ज्वार आता है तो वो किनारे पे आ जाती है, जिससे वो पकड़ने में आसानी हो। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो जो हम बात करते हैं H2O, हाँ जी, जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O होता है और इसमें जो अनुपात होता है 1:8 का होता है।
तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। और अगर ये पीएच मान ऊपर को बढ़ता है 8, 9, 10 तो ये क्षारीय होता जाता है, और अगर ये नीचे को जाता है तो ये अम्लीय होता जाता है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व जो सबसे अधिक होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। हाँ जी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल 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 ही याद रखिए कि पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पे होता है। तो वो जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिनी बनाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो जब ये बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त जो मिट्टी है उसे काटता है तो गहरी वाहिनी बनाता है, इसे कहते हैं अवनलिकाएँ। क्या कहते हैं? अवनलिकाएँ कहते हैं इसको। पानी का शुद्धतम रूप क्या है, या पानी शुद्धतम रूप किस फेस में पाया जाता है? तो पानी जो शुद्ध रूप में पाया जाता है वर्षा का जल। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो विश्व के लगभग 71% भूभाग पर जल पाया जाता है। नेक्स्ट है मर्त सागर क्या है? ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन हो। हाँ जी, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मर्त सागर क्या है। तो मर्त सागर क्या है ये, तो मर्त सागर के बारे में बता दें। ऐसा सागर जो सभी महासागरों वे सागरों में क्या है, ज़्यादा नमकीन है, तो मर्त सागर कहलाता है। पोटेशियम पर मैग्नेट जल को बना देता है। पोटेशियम पर मैग्नेट जल को बना देता है, कीटाणु रहित जल को साफ कर देता है एकदम से। हाँ जी। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। जब पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती तो अपनी गर्दन ही घुमाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन से हैं? तो ये पक्षी हैं चील, बाज, गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। हाँ जी, तो मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए किस खनिज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो वो होती है लौह एवं आयोडीन की। हाँ जी, लौह एवं आयोडीन खनिज की सबसे अधिक जो हमें जरूरत पड़ती है। पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से क्या नष्ट हो जाता है? तो उसकी सतह पर जो प्रोटीन लगी हुई होती है वो क्या होती है, वो नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 46। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने पर बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मिट्टी या भूमि क्या हो जाती है दोस्तों, वो बंजर हो जाती है। अगर एक ही तरह की फसल हम बार बार उगाते हैं या बहुत सारे रसायनों का उपयोग करते हैं उस पर। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज़ी से होती है। एंजाइम की क्रिया तेज़ी से होती है, इसलिए आमाशय के अंदर जो है अधिक तेज़ी से क्या होता है, पाचन क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर हो। किस चीज़ से भरपूर हो? प्रोटीन से भरपूर हो, इसलिए उनकी मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग होगी या बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रकार से क्रिया किया जा रहा है ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है निष्पावन। क्या कहलाती है? निष्पावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी है? तो भोजन से जब हमें उस ऊर्जा प्राप्त होती है तो उत्तरदायी है इसके लिए वसा। वसा बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है। दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि दूध को पीने से पहले इसलिए उबाल लेना चाहिए, उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। दूध को उबालने से उसके जो बहुत से रोगाणु हो वो क्या होता है जी, नष्ट। क्वेश्चन है हमारा 52। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी का मुख्य लक्षण क्या है? तो विटामिन जो B की कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो होता है अस्थियों का मुड़ जाना या अस्थियों का मुलायम हो जाना। बेरी रोग विटामिन B की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। हाँ जी, क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अन्य समुद्र स्रोत होते हैं, अन्य समुद्र स्रोत होते हैं, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं स्टार्च। क्या कहलाते हैं? वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तता या खून की कमी क्या कहलाती है? तो यह किससे होती है? ये जो होती है, जो आयरन की कमी से होती है। खून की कमी शरीर में किससे होती है? ये आयरन की कमी से होती है। अधिकांश जो महिलाएं हैं उनमें खून की कमी पाई जाती है। तो डॉक्टर जो क्या दवाई देता है या उन्हें क्या कहता है कि आप में खून की कमी है, तो आप क्या कीजिए, आयरन, लोहे की कमी, तो वो पीती हैं, झंडू पंचारिष्ट पीती हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अवयव है। हाँ जी, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल आदि सभी समुचित अनुपात में हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो सामान्यतः दोस्तों हम जो प्रोटीन सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो करते हैं हम दाल का, दाल में हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक है? तो कैल्शियम के साथ साथ जो दोस्तों हड्डियों के विकास में सहायक है वो है फास्फोरस। क्या, कौन सा? फास्फोरस भी बहुत सहायक है हड्डियों के विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? जो हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है और उन्हें नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। हाँ जी, किस खनिज की जरूरत पड़ती है दोस्तों? पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो उस रोगी को आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ का सेवन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है ए फिटिंग का। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये किसने कहा है? ए फिटिंग ने कहा है। फिटिंग कर दिया दोस्तों। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का को जोड़ दिया उनने, तो किसने जोड़ दिया? पर्यावरण का ए फिटिंग ने जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं कार्ल रिटर। कौन है दोस्तों? कार्ल रिटर। बात करते हैं 63वें क्वेश्चन की, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो वो किया है दोस्तों सतत विकास का। हाँ जी, किसका किया है? सतत विकास का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाते हैं? तो आपको पहले भी बता दिया ऊपर ये क्वेश्चन में, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 65वां क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनागत क्षेत्रफल होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 33%। भारत में पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए एक जो क्राइटेरिया चुना गया है या एक कितने प्रतिशत वन होने आवश्यक हैं, तो 33% वन। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान केंद्र स्थित है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन रोपण प्रक्रिया है। वन रोपण कैसी प्रक्रिया है? तो ज़्यादा पेड़ लगाने की क्रिया ही वन रोपण प्रक्रिया है। भारत में अधिकतम वनाच्छित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में जो सबसे अधिक वनाच्छित क्षेत्र है वो आरक्षित वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हरा सोना किसे कहते हैं? तो हरा सोना वनों को कहते हैं, लेकिन अगर ये ऑप्शन में वन ना हो तो हरा सोना चाय को भी कहते हैं। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो भारत में अधिकांश वन संपदा का जो मालिक है वो राज्य हैं। और भारत में कुल कितने राज्य हैं आपको पता ही है, 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ लगाने से ही संबंधित है। वन महोत्सव क्या है जी? पेड़ लगाना ही वन महोत्सव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों के ढालों पर। हाँ जी, सोपान कृषि की जाती है। हालांकि दोस्तों पहाड़ों के ढालों पर जो है चाय भी उगाई जाती है। पहाड़ों के ढालों पर ही सोपान कृषि क्यों की जाती है? क्योंकि पहाड़ों के ढलानों पर पानी रोकने के लिए ये कृषि की जाती है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। तो पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वह है बहु अनुशासित। क्या है दोस्तों? बहु अनुशासित। इसकी
पर करती है। हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उसका योग क्या कहलाता है? उसका योग कहलाता है पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है, तो वो महत्वपूर्ण है उष्णकटिबंधीय वन। कौन से हैं दोस्तों? उष्णकटिबंधीय वन। क्वेश्चन नंबर 77, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। ये कथन किसका है? निकोलस का है। ये कथन किसका है? निकोलस का है। क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। ये कथन किसका है? सी पार्क का। हाँ जी, पार्क को कौन प्रभावित करेगा? पर्यावरण की एक बाह्य शक्ति। तो याद रखियो, अगर ये परिभाषा आती है कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? सी पार्क ने कहा। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी। हाँ जी, पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी विलियम हेवेट ने। किसने की थी? विलियम हेवेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण का जैविक कारक है, तो पर्यावरण का जैविक कारक है वनस्पतियाँ या वनस्पति। पर्यावरण में सम्मिलित है, तो पर्यावरण में सम्मिलित है जलमंडल, वायुमंडल एवं स्थलमंडल। तीनों मंडल जो है पर्यावरण में सम्मिलित है, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, तो वो है बहु अनुशासनिक। कौन सी है? बहु अनुशासनिक। क्वेश्चन नंबर 83, रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरणीय शिक्षा की एक प्रमुख विधि है जो आधारित है प्रदर्शनी पर। किस पर है दोस्तों? प्रदर्शनी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84, पर्यावरण एक अविभाज्य दृष्टि है जिसकी रचनाएं होती हैं, तो किससे होती हैं? भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं कार्ल रिटर। कौन है? कार्ल रिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं क्या कहलाता है? वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे? तो पर्यावरण के घटकों में हम शामिल करेंगे जल को, वायु को और मिट्टी को, मृदा को। तीनों को हम इनके घटकों में शामिल करेंगे। हालांकि जैविक और अजैविक घटक भी इसी के अंदर आ जाएंगे, वो इन्हीं तीनों में सम्मिलित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 88, पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? तो 3 कारक सम्मिलित हैं, जलवायु, भौगोलिक स्थिति एवं वनस्पति। पर्यावरण के प्रमुख कारकों में दोस्तों वो आ गया, देखो वापस, जलवायु, भौगोलिक स्थिति एवं वनस्पति। हमारा 89, भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल है? तो 2 प्रकार के पर्यावरण शामिल है। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है। हाँ जी, पर्यावरण जो है उसे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों उसे ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहे, छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर रखता है और उन्हें खा जाता है। ये पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ये पौधा पाया जाता है मेघालय में। भारत का एक राज्य है मेघालय, वहाँ पर ये पौधा पाया। क्वेश्चन है हमारा, के लिए मछली घर में हवा वाला पंखा रखा जाता है। अधिक ऑक्सीजन को, हाँ जी, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए मछली घर में हवा वाला पंखा रखा जाता है। अधिक ऑक्सीजन पानी में घुल जाए और उससे मछलियाँ जिंदी रहे, इसलिए मछली घर में ये पंप रखा जाता है, ये पंख। नेक्स्ट हमारा 93 वाला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है, तो कौन सा प्रोटोकॉल? न गोया। हाँ दोस्तों, न गोया जो प्रोटोकॉल है, न गोया समझौता, वो विश्व जैव विविधता से। और विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, 22 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो जातिगत विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है विषुवतीय रेखीय सदाबहार वनों पर। कहाँ जी? भूमध्य रेखा पर, या भूमध्य रेखा भी यही है और विषुवत रेखा भी यही है और शून्य अक्षांश रेखा भी यही है। तो विषुवत रेखीय सदाबहार वनों पर क्या है? सर्वाधिक जातिगत विविधता पाई जाती है दोस्तों।
सबसे कम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो दोस्तों सबसे कम जैव विविधता जो पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। और इसमें ये सबसे कम जैव विविधता जो कम जैव विविधता होने का मुख्य कारण है क्योंकि तीनों की तीनों जो रेखाएं हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है और बहुत अधिक वहाँ पर गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर कम जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 ग्रेट इंडियन बर्ड्स है। तो ग्रेट इंडियन बर्ड्स क्या हैं? संकटग्रस्त जातियाँ। संकटग्रस्त जातियाँ पूछ लेते हैं किसे कहते हैं? जो प्रजाति अपने आवास में 50 वर्षों से नहीं देखी गई हैं। हाँ जी, जो प्रजातियां अपने आवास में 50 वर्षों से नहीं देखी गई है या नहीं पाई गई हैं, उन्हें संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। और इन संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं, इनका डाटा रखते हैं रेड डाटा बुक में। इनका जो संग्रह रखते हैं दोस्तों, किस में रखते हैं? रेड डाटा बुक में रखते हैं इनका संग्रह। ये पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली के चर्चित होने का क्या कारण है? तो जो साइलेंट वैली है, इसके चर्चित होने का कारण है जैव विविधता। और साइलेंट वैली कहाँ है? ये भारत के केरल में है। कहाँ है जी? केरल में है साइलेंट वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरणम किसे कहते हैं? ओरणन। तो जो पवित्र वन होते हैं, पवित्र वनों को ही क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? घाना पक्षी विहार जो है राजस्थान में है। हाँ जी, कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी जो स्थित है वो गढ़वाल हिमालय में स्थित है। हाँ जी दोस्तों, कहाँ स्थित है? गढ़वाल हिमालय में स्थित है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे ये आपके लिए हम इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय यूट्यूब चैनल। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।